करें तो क्लास 10th के लिए मैं लेसन 1 जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस है वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए करा रही हूँ। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बेसिकली ये स्पेशली लिखा सिर्फ हिंदी में होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए अगर हमें टॉपिक की बात करूँ तो टॉपिक कौन कौन से हैं इसमें, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इम्प्लीफिकेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अध्याय 1 होगा आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले होगा आपका जो दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, केमिकल इक्वेशन है ना। तो देखो, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। याद हुआ आपको, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने लिया एक गिलास में पानी और लिया नींबू और पानी को मिलाया तो आपका नया एक पदार्थ बन गया विच इज़ नींबू पानी। तो इसे ही हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब आ रहा है हमारा इसमें अभिकारक और उत्पादक। अभिकारक क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, है ना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट किसे कहेंगे, जो पार्टिसिपेट करेगा। पार्टिसिपेट किसने किया, आपका नींबू ने किया, पानी तो था ही, है ना। और उत्पाद क्या बन गया आपका, प्रोडक्ट क्या बन गया आपका, नींबू पानी बन गया। तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है ना, नींबू पानी का निर्माण हुआ है, उन्हें हम कहते हैं उत्पाद। 2 मार्क्स की डेफिनेशन है, आप लोग अच्छे से इन्हें लर्न कर लीजिएगा। फर्स्ट था रासायनिक अभिक्रिया, फिर अभिकारक, फिर उत्पाद। उदाहरण में जैसे हम लिख सकते हैं कि भोजन का पाचन, या फिर हम लिख सकते हैं श्वसन, या फिर लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना और दही का बनना। अब है रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। जैसे कि अवस्था में परिवर्तन हो गया अवस्था में परिवर्तन, पानी से बन गया नींबू पानी। रंग में परिवर्तन हो गया, पहले आपका सिर्फ पानी था, रंग में चेंज आ जाएगा। तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, सही बात है। अब आ रहा है हमारा नेक्स्ट, ये परिवर्तन में प्रदर्शन में भी बताती हूँ आपको। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, मोस्ट IMP है केमिकल इक्वेशन। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। आप जानते हो कि रासायनिक जो अभिक्रिया है, जो केमिकल रिएक्शन है, वो समीकरण नहीं होगा तो रिएक्शन कैसे बनाओगे आप। इक्वेशन ही नहीं है तो रिएक्शन कैसे बना दोगे। मान लो गिलास ही नहीं है, पानी भी नहीं है, तो नींबू पानी कैसे बन जाएगा भाई। तो रासायनिक समीकरण क्या है, जो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा ही निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक होते हैं, अभिकारक होंगे और उत्पादकों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन लिखना है तो हाइड्रोजन आप लिखोगे, ठीक है, तो H बनाओगे, है ना, उस तरीके से। और रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि के तीर के निशान से हम ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। क्वेश्चन था रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक होते हैं। प्रतीक मतलब हो गया आप जिनसे उन्हें शो करते हो, है ना। अभिकारक होगा जो आपने रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट हो गया जो आपका बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार अगर हम जाने तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। ये था हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या था बेटा, कि द्रव्यमान का ना तो निर्माण होगा ना ही विनाश होगा, बल्कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले जो अभिकारक है एवं उसके पश्चात जो उत्पादक बने, उनके प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या कैसी रहेगी, समान। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। तो आप लिख सकते हो बाय द कंजर्वेशन, है ना। कंजर्वेशन का लॉ हमने पढ़ा था, ना तो आप क्या करोगे, डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना ही बना सकते हो, सिर्फ चेंज कर सकते हो। चलो, उसके बाद है हिट एंड ट्रायल मेथड। ये तो आप अच्छे से कर ही लोगे, है ना, जो आपको इस टाइप से आते हैं कि रिएक्शन बैलेंस है कि अनबैलेंस है, ये आपको बताना रहता है। तो एक बार देख लीजिए भले ही, जैसे कि आप इस साइड वालों को Fe + H2O लिखा है ना, इसको आप मानोगे LHS, इधर मानोगे आप RHS,
है ना। ये चाहो तो रिएक्टेंट लिख सकते हो, चाहो तो यहाँ प्रोडक्ट। हिंदी में बोले तो अभिकारकों में परमाणु की संख्या और उत्पादक में परमाणु की संख्या। तो जैसे Fe, H और O। Fe कितना था आपका H कितना है 2 और O कितना है 1। यहाँ पर कितना था आपका Fe 3, है ना। उसके बाद H कितना है आपका 2 और 4। अब ये क्या है, अनबैलेंस है, तो आपको इसे क्या करना है, बैलेंस। जब भी बैलेंस करोगे तो बैलेंस कैसे हो जाएगी, जब आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखोगे तो बैलेंस हो जाएगी। उसके बाद है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कई बार पूछ लेता है कि कोई से भी 5 रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार लिखिए। कई बार पूछ लेते हैं कि बताइए कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जैसे कि हम कॉम्बिनेशन कहते हैं, है ना। तो देखो, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। आप इसे सरल भाषा में लिख सकते हो कि संयोजन अभिक्रिया से तात्पर्य उस अभिक्रिया से है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मैंने आपको बताया था जो पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्टेंट, है ना, मिलकर एक कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कोयले का दहन, बर्निंग ऑफ कोल, जल का निर्माण, जो पानी बनता है हमारा। नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और एक और है हमारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, तो देखो, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन होगा तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी, है ना, ऊष्मा का। और ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं होगा वो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, ऊष्माशोषी। मतलब कि ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक में एनर्जी होती है एब्जॉर्ब, है ना, उसे आप एब्जॉर्ब करते हो, है ना, और एक्सोथर्मिक में आप एनर्जी को इवॉल्व करते हो, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन या फिर श्वसन एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है बेटा, जिसमें इस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक क्या बनाता है, उत्पादक, है ना, उसी को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, ए था, ए से आपके 2 बन गए बी और सी, तो वो कहलाएगा वियोजन अभिक्रिया, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी मैंने आपको बताया अभी एंडोथर्मिक, जिसमें ऊष्मा क्या होती है आपकी, एब्जॉर्ब होती है, जैसे आप शोषते हो। विस्थापन अभिक्रिया मतलब हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अगर हम जाने विस्थापन मीन्स आप क्या समझ रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, विस्थापन होना, है ना। तो जो अधिक क्रियाशील है, जैसे कि लीजिए जब आप स्कूल आते हो या फिर कोचिंग आते हो तब आपकी ऊष्मा कैसी रहती है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील रहती है। अब जब जैसे ही जाने का टाइम होता है, जैसे ही 4:45 बजी, वैसे ही आपकी एनर्जी कैसे होते जाती है, डाउन होते जाती है। तो अधिक क्रियाशील तत्व किस में हो गए आपके कन्वर्ट, कम क्रियाशील तत्व में, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। साइंस की भाषा में बात करें तो आप लिखोगे विस्थापन अभिक्रिया से तात्पर्य उस अभिक्रिया से है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व जो रहते हैं वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। ठीक, उसके बाद है जैसे कि लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई तो CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा के निर्माण का कारण हो गया। सही बात है। नेक्स्ट है द्विस्थापन अभिक्रिया, मतलब हम कहते हैं क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये थी हमारी विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, और ये है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब द्विविस्थापन। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे कि मैंने बहुत अच्छे सरल भाषा में इसे आपको समझाया है। डबल डिस्प्लेसमेंट को आप ऐसे समझिए कि मैंने अगर आपको 1 रुपये दिए तो आपने भी मुझे 1 रुपये दिए, तो वो कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, मतलब कि 2 यौगिकों के बीच का आयनों के आदान प्रदान से होता है। आगे देखेंगे हम मोस्ट IMP, देखो वेरी भी लिखा हुआ है, वेरी IMP, उपचयन एवं अपचयन। सबसे पहले जानते हैं उपचयन मतलब क्या होता है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि, O की वृद्धि समझ लो। जब किसी पदार्थ में जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो हाइड्रोजन क्या होगा, कम हुई होगी हाइड्रोजन की। ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन का लॉस या फिर कह सकते हैं ह्रास, उसे हम कहते हैं उपचयन। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, अथवा
दोनों हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उपचयन, ऑक्सीडेशन कहते हैं। समझ में आया आपको ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? जब ऑक्सीजन की वृद्धि, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज ऑफ हाइड्रोजन, बस उस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। चलिए रिडक्शन में हो जाएगा जस्ट इसका अपोजिट। अगर ऑक्सीजन यहाँ पर बढ़ रहा है तो रिडक्शन में ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो वहाँ पर जब ऑक्सीजन डिक्रीज होगा तो हाइड्रोजन बढ़ेगा, तो जिसे हम कहते हैं अपचयन, है ना। तो उपचयन अपचयन समझ में आ गया। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव, जैसे कि संक्षारण। संक्षारण मीन्स होता है जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत क्या हो जाती है, कमजोर। उसी को हम कहते हैं संक्षारित हो जाना। जैसे कि देखिए, जब भी कोई धातु, जब भी कोई मेटल, इंग्लिश में बोलते हैं इसे कोरोजन, ठीक है। जब भी कोई मेटल किसी कह सकते हैं हम ऑक्सीजन की या फिर एसिड के संपर्क में, एयर वाटर मॉइस्चर के संपर्क में आती है, तब वो अपनी प्रॉपर्टी खो देती है, मतलब अपने गुण खो देती है, उसकी जो परत है वो कमज़ोर हो जाती है। उसी को कहते हैं हम संक्षारण। जैसे कि लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। भाई जब आप सोना लेते हो तो कितना स्टार्टिंग में शाइन करता है, धीरे धीरे उसका कलर डाउन होता है कि नहीं होता है। वैसे ही कई बार चांदी देखी होगी आपने, चांदी के ऊपर काली काली परत जम जाती है, वो किसका उदाहरण है, संक्षारण का, ठीक है। अब इन्हें बचाया कैसे जा सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, विद्युत लेपन कर सकते हो इनके ऊपर, या फिर पेंट करके इन धातुओं को बचाया जा सकता है। विकंद गंधिका किससे कहते हैं, तो देखो वसायुक्त विकंद गंधिका को हम कहते हैं हिंदी में इंग्लिश में रेंसिडिटी, है ना। तो देखो वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के जब संपर्क में आती है तो उपचयित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तित हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी, विकृत गंधिका। मतलब कि जब भी कोई तेलीय ऐसे पदार्थ, जैसे कि आपने देखा होगा जो हम लेस खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, उनमें तेल रहता है, वो पैकेट में रहते हैं, तब तो बहुत अच्छे रहते हैं। जैसे ही आप पैकेट खोला, आपने कुछ टाइम बाद उसे खाया, है ना, तुरंत ना खाकर कुछ टाइम बाद खाया, तो आप देखोगे उसका टेस्ट जो रहता है वो चेंज हो जाता है। वो क्यों हुआ, क्योंकि वायु के संपर्क में आने पर वो क्या हो गए, उपचयित हो गए, अपनी प्रॉपर्टी उसने खो दी कुरकुरे ने, है ना। तो उसी को हम कहते हैं रेंसिडिटी। अब इसको रोकने के उपाय क्या है कि प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करें आप, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, ज़्यादा हवा में ना रखें। जैसे नहीं बोलते कि स्टेपलर करके रख देते हैं, थोड़ी देर से आके हम खा लेंगे, क्यों बोलते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस आपकी निकल जाएगी, है ना। तो हम बोलते हैं कि वायु के स्थान पर कौन सी गैस होनी चाहिए, नाइट्रोजन गैस, शीतल तन द्वारा, ठीक है। तो होप